अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम केस लॉ स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की जो बुक है जो 20 साल बी पार्ट 3 और 4 के स्टूडेंट्स दोनों ये बुक पढ़े। इन फ्यूचर ये बुक चली जानी है पार्ट 3 में, पार्ट 4 में जहाँ भी जाएगी चीज़ें सारी सेम रहेंगी, केस लॉ सेम रहेंगे, क्वेश्चंस बाकी सेम रहेंगे। और इन फ्यूचर आपका जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिलेबस देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें अगर कोई न्यू केसेस भी आते हैं तो वो अपने साथ साथ अपडेट कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने पार्ट 2 पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पे इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं और उन पे सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। और पार्ट 1 पे भी वीडियोस और उसके जो नोट्स हैं वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इन दोनों वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आज हम केस लॉ 1 डिस्कस करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पार्ट 3 का जो है मौलवी तकीयुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। समटाइम्स वो जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में केस लॉ यानी केस नंबर ही वो दे देता है कि डिस्कस करो पीएलडी 1955 सिंध 96 को ये भी कह सकते हैं कि मौलवी तकीयुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस को डिस्कस करो। अब आपको केस नंबर भी याद होना चाहिए और उसमें जो पार्टीज़ हैं दोनों वो भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ डन होगी। अब इसमें लिखना क्या क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन देना है बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी उस वक्त फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस, एक्शन टेकन बाय तमीजुद्दीन। फिर आर्गूमेंट्स क्या थे फेडरेशन के, फिर सिंध चीफ कोर्ट के उनका क्या डिसीजन था, फिर अपील फेडरल कोर्ट ने कर दी, अपील टू फेडरल कोर्ट में कर दी गई और डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट का क्या था, फिर उसका फैक्ट क्या था, कंक्लूजन। ये पहले सबसे पहले ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसको अपने दिमाग में स्केच बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको आगे चीज़ें आप खुद से ही लिख सकते हो, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक है, ये 10 पॉइंट समझ आ गए। अब इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जुडिशरी के बारे में बताने की, जुडिशरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स एंड लॉज, इट डेवलप्स लॉज बाय गिविंग जजमेंट्स व्हिच बिकम प्रेसिडेंट्स, और प्रेसिडेंट्स में भी रिकॉर्डेड इन सोर्स ऑफ लॉ। क्या जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी इंटरप्रिटेशन में, स्टेट्यूट्स और लॉ में। ये जजमेंट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट्स बन जाती हैं और प्रेसिडेंट्स में भी रिकॉर्डेड एज सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान टू द सुपीरियर कोर्ट्स के जजमेंट व्हिच बिकम प्रेसिडेंट्स, कि जो सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं वो भी प्रेसिडेंट बन जाती हैं। और देयर हैज़ बीन इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और मौलवी तकीयुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दम। अब जितने भी आपने केस लॉ के क्वेश्चन करने हैं आपने इंट्रोडक्शन इसी तरीके से लिखना है और एंड पे जहाँ पे मैंने मौलवी तकीयुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लिखना है, यहाँ पे जो भी वो केस दिया गया होगा उसमें जो पार्टीज़ होंगी उनका नाम लिख के और ये आगे लिख देना केस इज़ वन ऑफ दम। बस इंट्रोडक्शन इतना लिखना है। उसके बाद बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी फेडरल कोर्ट जो आखिरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या फैसला, उसमें बेंच कौन 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 थे, तो वो कंसिस्ट करते थे चीफ जस्टिस मोहम्मद मनीर, जस्टिस असर रहमान, जस्टिस अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस और कॉर्नलिस। ठीक है, अगर आप हम जस्टिस के नाम भूल जाते हो, जजेस के नाम भूल जाते हो, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि फेडरल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस मोहम्मद मनीर एंड अदर 4 जजेस। चीफ जस्टिस का नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, अगर बाकी भूल गए हो तो उनके एग्जैक्ट आपको नंबर याद होने चाहिए। अव्वल तो बेस्ट ये है कि आपने सबके नाम लाजमी लिखने हैं। ठीक है, अगर भूल जाते हो चीफ जस्टिस का नाम बिल्कुल ठीक लिखना, और आपको पता होना चाहिए कि और कितने जजेस पे ये मुश्तमिल थे, तो वो लिख के भी आप इसको ओके कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या थे जी, द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ द केस थे कि जो गवर्नर जनरल था उस वक्त के गुलाम मोहम्मद, उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑन अक्टूबर 24 1954। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अक्टूबर 24 और 1954 को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने डिसॉल्व कर दी, लेकिन उससे पहले बिफोर एसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नर जनरल ऑफ गुलाम मोहम्मद, उन्होंने 1953 में डिसमिस कर दी थी कैबिनेट किसकी, निज़ामुद्दीन साहब की। ठीक है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, और जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स थे वो दोबारा इनको रिस्टोर कर दिया गया था। ये इसके फैक्ट्स थे। अब एक्शन टेकन बाय मौलवी तमीजुद्दीन, उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट में अंडर सेक्शन 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रिट्स दायर की। दो रिट्स थी, रिट ऑफ मेंडेमेंट्स एंड रिट ऑफ कोवरेंटो। अब ये सेक्शन भी याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी याद रखना है, और कहाँ पे फाइल की थी, सिंध चीफ कोर्ट यानी उस वक्त की हाई कोर्ट में। अब रिट ऑफ मेंडेमेंट्स और रिट ऑफ कोवरेंटो क्या थी जी, रिट ऑफ मेंडेमेंट्स फाइल की गई थी कि जो गवर्नर जनरल ने जो असम्बली जो है वो डिसॉल्व की है उस पर, ताकि वो एक्शन अपना होल्ड बैक करें और
कोवेरेंटो पे ये था कि यार ये जो जब कॉन्स्टिट्यूट असम्बली डिसॉल्व हो गई है तो ये जो मिनिस्टर्स हैं इनसे पूछा जाए कि अंदर अंडर विच अथॉरिटी दे वर होल्डिंग देयर ऑफिस के वो दोबारा रिस्टोर कैसे हो चुके हैं, ठीक है। अब फेडरेशन का क्या आर्गूमेंट्स है जी, उन्होंने आर्ग्यू किया पहला कि कॉन्स्टिट्यूट असम्बली वो डिसॉल्व राइट वे में हुई थी। इट वाज फर्दर आर्ग्यूड दैट सिंध चीफ कोर्ट के उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इन रिट्स को इंटरटेन कर सके। और it was further argued that Section 223A, which was put in the Government of India in 1935, was invalid and without the force because it did not get assent of the Governor General, which was necessary for all laws। कि जो सेक्शन ये 223A है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इनवैलिड है क्योंकि ये डिड नॉट गेट, इसने गवर्नर जनरल से एसेंट ही नहीं है, यानी पास मंजूर शुदा नहीं है, तो इस वजह से ये इनवैलिड है जी। अब डिसीजन ऑफ सिंध चीफ कोर्ट ने ये मौलवी तजुद्दीन साहब के हक में फैसला दिया और ये कहा कि जो ऑर्डर जारी किए गए थे गवर्नर जनरल से वो इनवैलिड हैं। ऑब्जेक्शंस जो इसके सेक्शन 223 है के अगेंस्ट किए गए थे फेडरेशन, वो ओवर रूल्ड हो गए थे। और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो प्रीरोगेट्स पावर्स हैं जो गवर्नर जनरल के जो डिसॉल्व की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वो वाज नॉट वैलिड, ठीक है। फिर अपील टू फेडरल कोर्ट ऑफ फेडरेशन और पाकिस्तान वो सेटिस्फाइड नहीं हुए डिसीजन से, उन्होंने अपील कर दी फेडरल कोर्ट में। अब जब उधर अपील की तो फिर डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट क्या था। ऑन मार्च 1955 द फेडरल कोर्ट गेव द फॉलोइंग डिसीजन इन द फेवर ऑफ द फेडरेशन कि सेक्शन 223A द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट लॉ ड्यू टू इज नॉट एसेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। उन्होंने फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों के आर्गूमेंट्स रखे। उन्होंने कहा जी वाकई ये एसेंट नहीं था गवर्नर जनरल से, तभी ये लॉ नहीं है। जब ये लॉ ही नहीं है सेक्शन 223A, तो देयर फॉर सिंध चीफ कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ऑडिट्स को एंटरटेन करने की। अकॉर्डिंग टू फेडरल कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, जो फेडरल कोर्ट कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली है वो सॉवरन नहीं है लेकिन गवर्नर जनरल सॉवरन है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समझाने के लिए कि एक्सेप्ट जस्टिस और कर्नल्स के द 4 जजेस सस्पेंड द डिसीजन ऑफ सिंध चीफ कोर्ट। इन जज के अलावा बाकी जितने जजेस थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके सिंध चीफ कोर्ट के। वो फैक्ट्स इसके क्या हुए कि इट गिव बर्थ पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री, ठीक है। लीगल प्रॉब्लम रेज हुए बिकॉज के देयर वर मैनी एक्ट्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर वी डिड नॉट गेट एसेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ऐसे भी लॉज पास हो चुके थे जो गवर्नर जनरल से एसेंट नहीं थे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़े रेज हो गए थे कंट्री में। अब कंक्लूजन लिखना है। Conclusion Mr. Like to conclude that the word seen from above we can say that in the end the federal court decided the case in a favor of federation and the council of ministers and dissolution of the constituent assembly was held right and it dismissed the writ petition। अब वही conclusion की फेडरल कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दे दिया, रिट पिटिशंस को उन्होंने डिसमिस कर दिया। और वो दिस इज दैट ये अपनी वर्डिंग में भी कंक्लूजन बना के लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी जितने केस लॉज हैं जब तक उन पे स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं होती उन पे शॉर्ट वीडियोस मौजूद हैं। शॉर्ट वीडियोस में जाके देखो, मैंने बकायदा पेपर के ऊपर लिख के आंसर शीट पे लिख के मैंने बकायदा आपको गाइड किया हुआ कि किस तरीके से ये जो आपके सिलेबस में जितने केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं 9-10 केस लॉज शॉर्ट वीडियोस में वो मौजूद हैं। जब तक स्लाइड्स नहीं आती तब तक आप वहाँ से तैयार करो, क्योंकि स्लाइड्स ही मेरे नोट्स होते हैं, इनको भी दोबारा मैं अरेंज करके नोट्स बना देता हूँ। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।